नमस्कार। आप देख रहे हैं संचार टाइम्स न्यूज। नमस्कार। आज हमारे साथ जयप्रकाश जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैश्विक राजनीति को लेकर और वर्तमान परिदृश्य में जो तेल की कीमतों में जो जिस तरह की उछाल देखने को मिल रही है, उन सब से जुड़े मुद्दे पे आज हम पंकज जी से कुछ जानने का प्रयास करेंगे और उनसे समझने का भी प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं उनको ये समझने में आसानी हो कि इस तरह की समस्या क्यों आ रही है। नमस्कार पंकज जी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरह की वैश्विक राजनीति में आज हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में जिस तरह से बड़ा भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कभी वो कम हो रही है, तो उसका जो फायदा है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो जरा आप हमारे श्रोता को क्या ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की समस्या आती है तो उस समय सरकार को किस तरीके से सोचना चाहिए। नमस्कार सभी को। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की उसके सिस्टम को जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के जो उछाल है कीमतों में या कीमतों का उतार चढ़ाव है, उसका कारण क्या है? कारण तो है कि ईरान और अमेरिका का वार। तो होता क्या है कि जहां से सबसे ज्यादा तेल हम लोग लेते हैं, जैसे बीच में देखेंगे आप कि कोरोना के समय में रशिया से हमने तेल लिया। रशिया से तेल लेने के बावजूद हम लोग जो है प्राइस को ऐसा नहीं है कि कम कर पाए या डाउन कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने 50 सालों में या 60 सालों में अभी तक हमारे पास एसपीआर कितना है? एसपीआर जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, आम जनता को पता होगा या जो पढ़े लिखे लोग हों उनको पता होगा कि हमारे पास 3 एसपीआर ऐसे हैं जो हमारे देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे डिफेंस को ईंधन चाहिए, हमारे एविएशन को चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जो ऑयल आता है, ये क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल जब भी यहाँ आता है, आने के बाद हम उसको रिफाइनरी में डालते हैं। अब एक चीज बताइए, हमारे पास रिफाइनरी कितनी थी? तो बीच में पिछले कुछ सालों पहले जब एचपीसीएल ने एक ज्वाइंट वेंचर किया, हिंदुस्तान एनर्जी मित्तल लिमिटेड जो भी कंपनी बनी एचईएमएल, उसका कुछ रिफाइनरी यहाँ लगा। नहीं तो पहले बरौनी था, मथुरा था और भी इस तरह कुछ रिफाइनरी थे। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 10 दिन का रिजर्व होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है। तो हमें लाना पड़ता है जब कभी क्राइसिस होती है। तो अब जैसे रसिया हमको तेल दिया, कोरोना के समय हमारा तेल जमा हुआ, लेकिन हम जमा नहीं कर सकते थे, मेरे पास तेल रखने की क्षमता नहीं थी और न ही रिफाइनरी थी कि हम फटाफट रिफाइन करके भेजें। तो उस समय बहुत वार स्केल पे काम करने के बाद हमने अन्य कंट्री को भी बेचा। लेकिन प्राइस कंट्रोल और दूसरा रीजन, प्राइस कंट्रोल हमें हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेस हैं वो तो लगते ही हैं, और टाइम टू टाइम जो है ना, जितने भी ऐसे नेचुरल कैलामिटी सेस, एजुकेशन सेस, कुछ भी ऐसा आता है तो वो सेस राज्य सरकार अपने स्टेट में अपने तरीके से लगाती है, केंद्र सरकार अपने से अपने तरीके से लगाती है। तो हमारे यहाँ एक कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि जहां पे लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा सिस्टम होता है महंगाई को कम करना, बढ़ाना। और अब तो स्थिति ये है कि लड़ाई चल रही है, तो अब हमारे यहाँ एसपीआर बढ़ाने की बात हो रही है। तो एसपीआर एक तरह का रिजर्व रखने का कंटेनर है हमारे यहाँ, मान लीजिए, जिससे हम, मतलब उन शब्दों में बता रहा हूं मैं समझने के लिए। तो कम से कम एक अमेरिका जैसी जो 50 करोड़ की आबादी है, उनका बहुत सारा तेल फ्यूल कंजम्पशन है, वहां पे 286 एसपीआर है। हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने एसपीआर है? 3 एसपीआर है। तो सवाल उठता है कि हमारे पास जब रिजर्व रखने के लिए कुछ नहीं है, तो क्राइसिस जब आता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी आती है, उस समय हम जमा नहीं कर पाते हैं। अब जाकर के आज क्या हुआ, वेनेजुएला से तेल लेने पे बात उठी, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया कि ठीक है जी, रशिया इससे ज्यादा तेल नहीं ले सकते। तो हमें जब बात सुननी पड़ी तो अब जामनगर रिफाइनरी को उस कंडीशन में ले आया गया है कि जहां सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा हो या कुछ इस तरह के कंटेंट ज्यादा हो, जिसको रिफाइन करने की पावर ही इंडिया में उसके पास है। तो आज अमेरिका ने भी टाई अप किया और तेल यहाँ ला रहे हैं। तो अब हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म सरकार को लगानी चाहिए थी कि जो सेस वहां रिफाइन कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें प्राइस कंट्रोल करने का पावर नहीं है, तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट में ऐसा करना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचे। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ऐसा नहीं है।
हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम पीछे रहें तो सरकारें यहाँ दोषी हैं। अब धीरे-धीरे सिस्टम बन रहा है, तो मेरे ख्याल से चीज़ों को सुधरने में समय तो लगेगा ही, और अपॉर्च्युनिटी का हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और यही कारण है कि तेल की प्राइस बढ़ती है तो फिर घटती नहीं है, और आज यहाँ मौका मिल भी जाए तो हमारी प्राइस कभी घट ही नहीं सकती। दूसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों जो आपस में टैक्स सेस लगाते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ जी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सेस रहे, या ऐसा कुछ रहे कि शेयरेबल हो जाए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा दी, इतना परसेंट शेयर हम राज्य सरकार को दे देंगे, लेकिन राज्य सरकार अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपना अलग सेस लगाती है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, खैर समझने की जरूरत है, बड़ा लंबा विषय है। यही वजह है कि तेल में पंकज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बात से आपकी बात ये समझ में आती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारी एसपीआर 3 से बढ़ के कभी 30 हो, फिर कभी 300 हो, तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रेटेजिक रिजर्व आएगी। बट मेरा सवाल जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ठीक है, इन सब मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं, बट जब तेल की कीमतों में जब भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारे जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। बट तेल की कीमतों में जब बहुत गिरावट आती है, तो उस समय जनता को बेनिफिट क्यों नहीं दिया जाता है? जैसे कि मैं आपसे थोड़ा और टाइम लेता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि पहले की सरकार ऑयल बॉन्ड के नाम पे उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बहुत ब्लेम गेम खेले गए। बट अगर आपको पता हो तो सीएजी और आरटीआई के थ्रू से जो खबर आई है कि सरकार ने 30 लाख करोड़ तक के इजाफे किए हैं, मुनाफा कमाए हैं, जब तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। किंतु जनता को उसका डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट उसका बेनिफिट जनता को देखने को नहीं मिला। तो क्या इस चीज पे गवर्नमेंट कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेके आए, या आपका कोई सजेशन हो गवर्नमेंट को, ताकि जनता को भी टाइम टू टाइम बेनिफिट मैं मिलता बताता रहे? हूँ, अपोजिशन ही इसीलिए स्ट्रांग चाहिए होता है। आप इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिस दौरान, पिछले 2 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, एक समय आया होगा जब लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनें चलाई गई थी कोल को पावर प्लांट तक पहुंचाने के लिए, और कोयला का बड़ा कमी दिखाया गया था, और टीवी मीडिया में भी न्यूज चल रहा था कि कई शहर ब्लैकआउट हो जाएंगे, बिजली उत्पादन ठप हो जाएगी, क्योंकि हमारी बिजली थर्मल पे हम ज्यादा डिपेंडेंट है। तो कोयले की क्राइसिस दिखाई गई, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हुआ। देखिए क्या था कि उसी दौरान पार्लियामेंट में, राज्यसभा में प्रश्न उठा, तो कोयला मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि 30% का इजाफा हमारा कोयला उत्पादन में हुआ है। तो कोयला क्राइसिस कहां थी? लेकिन इसको न मीडिया ने उठाया और न ही अपोजिशन में ढंग से रखा। तो उस समय एक पर्टिकुलर किसी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया, इसको किसी ने उठाया ही नहीं। अब सवाल उठता यह है कि उसी तरीके से पेट्रोलियम है, किसी को समझ में नहीं आता है कि पेट्रोलियम का सिस्टम क्या है, कैसे है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, मल्टीपल कंपनियां हैं जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक जो कंपनियां हैं, जो पब्लिक की है, मतलब जनता की कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, इनको रेगुलेट सरकार करती है और अपने फायदे के लिए करती है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए करती है। इसके लिए जो इनके डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, अब जैसे सीएजी ने बता दिया कि ठीक है जी, हमारा तो इतना प्रॉफिट था, किसी को घाटा बता रहे हैं, किसी को ये बता रहे हैं। अब कितने लोगों को समझ में आता है कि हमारे यहाँ मंत्रालय में एक मंत्रालय डिपम भी है, एक मंत्रालय ये भी है। इसीलिए मैं कहता हूं, जनता को जागरूक होना, कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ताकि प्रश्न उठा सके। दूसरी बात, अभी की सरकार में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि तो आपके पास प्रश्न उठाने के लिए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए तो ताकत है ही नहीं। अपोजिशन खत्म है। अपोजिशन ये खत्म है कि उनके पहले ही गुनाह इतने हैं, इतने क्राइम हैं, कि अगर उनको एक बार भी फोन किया जाता होगा या उनको चिट्ठी भेजी जाती होगी, तो डर से चुपचाप बैठे हैं कि उन मुद्दों को नहीं उठाना है जिससे जनता प्रभावित हो, और जनता समझ जाए तो अगली बार वोट परसेंटेज उनका गिर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक को कुछ चीजों को, खैर अब उसको, उसमें भी प्रॉब्लम है। जो पढ़ी लिखी जनता है, उसका वोट में कोई रेशियो कुछ नहीं है। यहां क्या है? जातिवाद। अब आइए, चमार जाति के कितने वोट हैं, दुसाध कितने हैं, दलित कितने हैं, महादलित कितने हैं, जाति कितने हैं, धर्म कितने हैं। भाई आप एक चीज बताइए, इन लोगों को अंधकार में रख करके और उनको एक बैसाखी दे दिया गया, उस बैसाखी के सहारे वोट में बल्क में आते हैं, वोट देके जाते हैं, और ऐसी जनता 70% है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, और हाय हाय करती है तब जब उसको क्राइसिस होता है। लेकिन उस समय उसको समझा दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो,
तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, तुम राजपूत हो, तुम भूमिहार हो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट, इसी में चक्कर में लगे हुए हैं। जिस दिन हम इससे निकल जाएंगे उस दिन डेफिनेटली प्रश्न उठेगा और देश मजबूत होगा। और आज भी मैं बता रहा हूं, कोई प्राइस तेल की कीमत इतनी जरूरत नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे, इस वजह से है हमारी डिप्लोमेसी सही है। आज हमारे जहाज हॉर्मुज से क्लियर हो रहे हैं और आ रहे हैं। इतनी बड़ी क्राइसिस में भी, गैस की क्राइसिस थी, पेट्रोल की क्राइसिस मेंटेन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जनता सहनशील भी है। हम पे भी कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलो जी, दंगे फसाद, युद्ध, इन सब के सेस कहां लगते हैं? पेट्रोल डीजल पे लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति में पॉलिटिक्स को छोड़ करके अगर कंट्री के हित की बात की जाए, क्योंकि कारण है कि सरकार बनानी है जनता को, तो सरकार जब बनानी है तो ऐसी पार्टियां आएंगी जिनको फंड की जरूरत है, क्योंकि जनता को भी आदत लग गई है कि फ्री का चीज हमें चाहिए, लेकिन फ्री का साइड इफेक्ट पता नहीं है। दूसरी बात, पैसे लेकर के जनता खड़ी होती है, पैसे लेकर के वोट पड़ता है। तो भाई, जो सरकार में सत्ता बनाने लोग आ रहे हैं वो पैसे बांटने में आगे लगे रहते हैं, वो पैसा आएगा कहां? यही बड़े घराने देंगे जो पेट्रोलियम सेक्टर से हैं, गैस सेक्टर से हैं, ऊर्जा सेक्टर से हैं, ये लोग यही करते हैं। तो टॉप लेवल पे कुछ लोगों के बीच ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन हाँ, जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे। और जयप्रकाश जनता दल इस दिशा में काम कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, मैं सिर्फ ये बताने का काम कर रहा हूं कि भारतीय प्रशासन में, भारतीय शासन में और भारतीय राजनीति में किस तरह का रोल न्यायपालिका प्ले कर रही है और किस तरह का रोल क्या विधायिका प्ले कर रही है, किस तरह का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कर रही है। और साथ में पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है। और पत्रकारिता भी आज के डेट में जो चीजें बतानी चाहिए उस पर फोकस न करके मसाला न्यूज इसलिए लाते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़े, उसकी होड़ लगी हुई है। तो मेरा कहना यह है कि इतने बड़े देश में जहां 150 करोड़ की जनसंख्या है, 140 नहीं है, आप देखिएगा कैसे रिजल्ट निकलेगा। तो सवाल उठता यह है कि सेंसस चल रहा है, इतनी बड़ी आबादी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी है, वहां पे इतनी क्राइसिस होने के बावजूद सरवाइव करना, आप समझिए कि देश की जनता कितनी सहनशील है और बहुत ही कह लीजिए कि भावपूर्ण है, कंट्री के प्रति श्रद्धा है। लेकिन देश के नेताओं को समझना पड़ेगा, जो लीडरशिप दे रहे हैं, कि इन जनता के साथ अन्याय न हो, गरीबों की रोटी न मारी जाए और गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा फेस करता है, जिस सैलरी मिल रही है, सैलरी से उसका घर नहीं चल सकता है। आज यहाँ की सैलरी मैं समझता हूं कि अंडर सेक्रेटरी, उससे नीचे डायरेक्टर या उससे नीचे हम कैपेबल है, उनकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए महीने होनी चाहिए थी। सेक्रेटरी की सैलरी यहाँ 3 लाख तक जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है, सिस्टम में बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि सीएजी बैठा है, ईडी बैठा है, हमारे हिसाब से जो सरकार बनती है दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट आती है, उसके सही आकलन नहीं किया जाता, मीडिया द्वारा सही प्रसारित नहीं किया जाता है। अगर ये सब चीज हो तो हमारे ख्याल से सब कुछ सुधर जाएगा। धन्यवाद। पंकज जी, ऐसा नहीं है, हम भी मीडिया से ही हैं, तो हम आपसे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपसे तीखी सवाल भी पूछ रहा हूँ। एक चीज बताइए, आप मीडिया से हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मीडिया, वो मीडिया को तो तरजीह नहीं दे रही ना सरकार। हाँ, जो ये आपकी मीडिया बात सही एकदम प्रकट करना सही चाह रही है। है, मीडिया मानती नहीं सरकार मीडिया मानती है जो पीआईबी के कार्ड होल्डर हैं उनको मीडिया मानती है। और पीआईबी के कार्ड होल्डर के अलावा कुछ चैनल हैं जिनको ठीक ठाक अपना सिस्टम बना हुआ है, उनको पीएमओ से, गृह मंत्रालय से मैसेज आता है कौन सी सूचना कब देनी है और कौन सी सूचना का विश्लेषण करना है। आप लोग जैसे मीडिया अगर आ जाएं, छोटी छोटी मीडिया ग्रुप बना के अगर इन बातों को प्रसारित करें, तो हम समझते हैं कि कुछ नहीं, सब कुछ सुधर जाएगा। उन्हें लिटरेट नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जनता को बस लिटरेट करना चाहती है, उन्हें एडुकेट नहीं करना चाहती है। अगर सरकार में आते हैं और अगर आपके जैसे लोग अगर इस देश को चलाने में अगर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आपका शिक्षा के प्रति क्या कड़ा संदेश रहेगा और शिक्षा में आप क्या बदलाव एक्सपेक्ट करते हैं? प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारा नीचे का एजुकेशन, प्राथमिक जो कहते हैं शिक्षा, वहां पे समग्र शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, घोटाला अभियान है ये, टोटल घोटाला अभियान। इसमें बच्चे को खिलाने से लेकर के, बच्चे के किताबों से लेकर के, बच्चे के कपड़ों से लेकर के नंगा करके छोड़ा जा रहा है। मैं बता सकता हूं कि खाने में किस तरीके के सिस्टम चल रही है और कैसे स्कूल के प्रिंसिपल से लेके ऊपर तक कैसे पैसे बट रहे हैं। एक गलत बात नहीं है ये, जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि 6% से 8% पैसा नीचे तक पहुंच पाता है। कारण ये है कि सिस्टम हम पढ़ाने में नहीं लगे,
ये पैसा हम गिनती करने में लगे हैं कि हाँ जी पास आउट कितने बच्चे हो गए। तमाम तरह की फैसिलिटी मिल रही है। आज आप गांव में जाइए, जहां प्राथमिक शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान जहां जहां चल रहा है, मैं समझता हूं कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार कम से कम महीने में जो पूरे सिस्टम है उस पे खर्च कर रही है 50 लाख रुपए। आप देख लीजिएगा, एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसोर्स पर्सन आता है, ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आता है, फिर डीएम आता है, फिर स्टेट का स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर आता है, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर आता है। पता नहीं कितने सिस्टम है ये चेक करने के लिए कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो सिस्टम वाले लोग ही उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी अगर चलती है तो मैं तो कहूंगा कि इस तरह के अभियान का सिस्टम बदलेंगे। अब वो मैकेनिज्म क्या होगा अभी मीडिया में इतना बैठ के डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि यहाँ से करप्शन हटे। और करप्शन इन चीजों में मनरेगा हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, आपका जो मिड डे मील हो, वगैरह वगैरह सब चीजों बहुत ज्यादा करप्शन है। अगर 1 करोड़ रुपया खर्च होता है एक महीने में एक जगह पे, तो उसमें 70 लाख रुपए बढ़ते हैं, 30 लाख रुपए में काम हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ क्या है। तो ये शिक्षित करने का जो प्रक्रिया है कि हाँ जी हमने पढ़ा दिया, मैट्रिक पास हो गया, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षित प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या है। आप गांव में घुस के देख लो, इतने पैसे खर्च हुए हैं, 9 तक के बच्चों को बुला लो, उनके टीचर को बुला लो, पूछ लो, अगर सही सही 2-4 सवाल बेसिक का जवाब दे दें तो जो आप कहेंगे आप मान जाए। तो इसलिए पहले तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, अब बहुत ही प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। लेकिन सुधार करे कौन? सिस्टम जो आ रहा है, चुन के जो आ रहा है, वो सुधार करेगा कैसे? क्योंकि उसी सिस्टम से चुन के आया है और उसमें जो करप्शन अगर करके नहीं जाएगा तो दोबारा बार चुन के नहीं आएगा वो। इस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले जो जेनजी जो हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं, इनको सबसे पहले दूर होना पड़ेगा जातिवाद और धर्मवाद से। ये हिंदू, मुसलमान, चमार, दुसाध, राजपूत, भूमिहार, कास्ट, ये नहीं करना पड़ेगा। और इससे आप दूर होंगे गांव गांव से, तभी जाकर के आपको डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शासन व्यवस्था, शासन तंत्र, सरकारी तंत्र समझ में आएगा, उस पर ध्यान जाएगा। अगर गांव गांव में तो स्थिति बुरी है, सरकारी महकमे में बुरी है। अगर एक कुर्सी पे कोई सीनियर फॉरवर्ड बैठा है तो बैकवर्ड उसके पैर खींचने में लगा हुआ है, और अगर ऊपर फॉरवर्ड बैकवर्ड बैठा है तो फॉरवर्ड उसका पैर खींचने में लगा हुआ है। सिस्टम तो बड़ा खराब बन चुका है। अब इस सिस्टम को सुधारने के लिए अगर दीमक लग गया है तो आपको बहुत बड़ा रिवाइवल प्लान चाहिए, और वो सरकारी करेगी। कैसे रिवाइवल प्लान आएगा? पहले तो चुनावी मुद्दों से इन बातों को, जाति पाति धर्म हटाना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि एक डेवलप कंट्री का स्थिति क्या होता है। आज यूएस हो, चाहे रशिया हो, यूरोप हो, जाके देखिए क्या सिस्टम से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपको हमारे चैनल पे अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्दी अपने अच्छे विचारों के साथ आगे आएंगे, और हमें भी बहुत कुछ इस देश से उम्मीदें हैं और बहुत कुछ हमें इस जनता को देखने की मौके भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको बस एक छोटे से चीज में इसका क्लोजअप करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने देखा कि पंकज जी बहुत अच्छे एक मुद्दे को उठाए कि आपको और हमें इस देश को अगर बदलना है तो सबसे पहले हमें आगे आना पड़ेगा, और वो जात पात से नहीं, वो हमारे शिक्षा से। क्योंकि हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, बट वहाँ हम शिक्षा लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें जाति पात में, ऊंच में, नीच में, धर्मों में हमें बांट दिया जाता है। तो ये मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अच्छे कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे और हम आपको ये बताते रहेंगे कि आपका शिक्षित होने से ही ये देश की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आप और हम सब मिलकर शिक्षित होंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद, संचार टाइम्स के साथ, और मेरे साथी दिव्यांश फिर आपसे मिलते हैं कुछ नए एपिसोड में। धन्यवाद।